स्वागत है आपको हमारे इस चैनल पे। मैं विनय कुमार और आज जो है प्रैक्टिस सेट 17 देखने वाले हैं। अगर अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए, करे क्या कि जगत नारायण लाल को जो है किस जेल में भेजा गया था। विकल्प है बांकीपुर जेल में, बी में दिया आपका कैंप जेल में, सी में दिया आपका भागलपुर जेल में और डी में दिया आपका हजारीबाग जेल में। प्रश्नों का उत्तर देते समय आप प्रश्न संख्या जरूर लिखें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ई विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जो है तहत किस कार्य या फिर गतिविधि के लिए जो है ऋण प्रदान करने का प्रावधान है? किसके लिए ऋण प्रदान की जाती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत? किस कार्यों के लिए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए में दिया आपका कृषि कार्य, बी में दिया है गैर कृषि कार्य, सी में दिया कृषि एवं गैर कृषि कार्य से जुड़े कार्य और डी में दिया आपका शैक्षणिक गतिविधि कार्य के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गैर कृषि कार्यों के लिए। इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकपाल का विचार जो है सबसे पहले इनमें से किसके द्वारा सुझाया गया था? यानी कि जो लोकपाल है, लोकपाल 2013 में आया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो लोकपाल का सुझाव सबसे पहले किसने सुझाया था? तो इसका नाम क्या है? विकल्प दिया आपका वी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और डी में दिया आपका मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी विकल्प, मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ट्रिब्यूनल, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री ट्रिब्यूनल की जो है कार्यवाही को किस प्रकार का जो है माना जाता है? विकल्प है कि आपका शुद्ध न्यायिक, शुद्ध प्रशासनिक, अर्ध न्यायिक या फिर उपरोक्त में से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्ध न्यायिक। सी विकल्प क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रशासनिक जो है ट्रिब्यूनल की जो है कार्रवाई को अर्ध न्यायिक माना जाता है। क्या माना जाता है? अर्ध न्यायिक माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए में दिया है आपका खाड़ी में जो है एक नदी है, एक महासागरीय धारा है, जेट स्ट्रीम का जो है दूसरा नाम है, एक धरातलीय हवा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक महासागरीय धारा है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पाक जलडमरू मध्य स्थित है, ठीक ना। पाक जलडमरू मध्य की जो है मध्य में क्या स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए में दिया भारत श्रीलंका, बी में दिया आपका भारत पाकिस्तान, सी में दिया है भारत मालदीव, डी में दिया आपका भारत इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत श्रीलंका। भारत श्रीलंका हो जाएगा। कमेंट करके बताते रहिए आपका आंसर कितना आ रहा है। भारत का जो है पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया जाता है? ई में दिया है आपका 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1930, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1930। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत की जो है कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? विकल्प है आपका 8.58% और बी में दिया आपका 10.10%, सी में दिया है 12.25%, डी में दिया है आपका 1 से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए विकल्प 8.58%। यानी कि भारत की कुल जनसंख्या के जो है सापेक्ष बिहार की जनसंख्या पूछ रहा है प्रतिशत में, तो 8.58%। अगला प्रश्न है कि पुरानी जलोढ़ जो है मिट्टी या फिर बांगर बिहार के जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? विकल्प है आपका पटना और गया, सी बी में दिया आपका पूर्णिया और गया, सी में दिया आपका पूर्णिया और पटना, डी में दिया आपका दरभंगा और पूर्णिया। राइट आंसर हो जाएगा आपका पटना और गया। ई विकल्प क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न करें, निम्नलिखित में से कौन सा जो है जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो सबसे अधिक घने पतझड़ वन से कौन सा जिला घिरा हुआ है? ए में दिया है पश्चिमी चंपारण, बी में दिया है गया, सी में दिया है कैमूर, डी में दिया आपका नवादा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए विकल्प पश्चिमी चंपारण क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का जो है अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। ए में दिया आपका पहाड़ी मिट्टी से, बी में दिया कछारी मिट्टी से, सी में दिया आपका रेगुर मिट्टी से, डी में दिया
आपका तराई मिट्टी से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कछारी मिट्टी से। ये याद रखना है। अगला प्रश्न है कि किस महीने में जो है पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी। तो महीना पूछ रहा है और साल भी पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मई 1857, जून 1857, जुलाई 1857, अगस्त 1857। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जुलाई 1857, इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या पूछा है कि किस महीने में जो है पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो जुलाई में किया था और 1857 में किया था। तो डेट भी, सन भी याद रखना है आपको, ठीक है। किस वर्ष जो है बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी? 1918 में, 1929 में, 1932 में या 1936 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि बिहार कांग्रेस कमेटी के जो है पहले अध्यक्ष कौन थे? बिहार कांग्रेस कमेटी के जो है पहले अध्यक्ष कौन थे? ए में दिया है हसन इमाम, बी में दिया मजहरुल हक, और सी में दिया आपका अब्दुल बारी, और डी में दिया आपका सरफराज हुसैन खान, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका हसन इमाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम जो है भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष जो है प्रक्षेपित किया गया था? तो ये किया गया था, आपका विकल्प दिया है 1970 में या 1972 में, 1975 में या 1980 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विकल्प, 1975 में। अगला प्रश्न है कि TRLS क्या है? अब ये पूछ रहा है कि ये क्या है। विकल्प दिया है आपका एक रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन, भारत के द्वारा प्रक्षेपित एक सैटेलाइट, और सी में दिया है आपका एक अंतरिक्ष विज्ञान तथा तकनीकी केंद्र, डी में दिया USA द्वारा जो है प्रक्षेपित सैटेलाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ई विकल्प, रॉकेट प्रक्षेपित स्टेशन। चलिए अगला प्रश्न है कि मादा एनोफिलीज को जो है मादा क्यूलेक्स से जो है अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अध स्तर की जो है सतह के समकोण पर और अध स्तर के साथ जो है एक कोण पर, अध स्तर की जो है सतह के समानांतर, और उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, अध स्तर के साथ जो है एक कोण पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है हार्मोन ग्लूकोज की जो है अधिकता को ग्लाइकोजन, ठीक ना, ग्लाइकोजन में जो है परिवर्तित कर देता है? विकल्प दिया है आपका ग्लूकागन, ठीक ना, थायरोक्सिन और एड्रेनलिन, इंसुलिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है ग्लूकोज की जो है अधिकता को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है? तो इंसुलिन वह हार्मोन है जो ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन है वसा है या फिर विटामिन है या फिर कार्बोहाइड्रेट है या फिर प्रोटीन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन, यानी कि डी विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पेज में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? करके सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए में दिया है आपका ए, बी में दिया है आपका बी, सी में दिया है ए बी, और डी में दिया है ओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए बी, ठीक ना। तो ए बी क्या है? सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है, ये याद रखना है। फंगस किस प्रकार का जीव है? फंगस जो है किस प्रकार का जीव है? ए में दिया है मृतजीवी, बी में दिया मांसाहारी, सी में दिया सर्वाहारी, डी में दिया आपका शाकाहारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मृतजीवी हो जाएगा। ए विकल्प क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बियर के जो है फर्मेंटेशन में जो है प्रयुक्त होता है? बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है। ए में दिया आपका पेनिसिलियम, बी में दिया आपका वीस्ट, सी में दिया आपका क्लब फंगाई, और डी में दिया आपका मशरूम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वीस्ट, यानी कि बी विकल्प क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक वानस्पतिक हार्मोन है? वानस्पतिक हार्मोन पूछ रहा है। एस्ट्रोजन या फिर थायरोक्सिन या फिर साइटोकाइनिन या फिर इंसुलिन? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है ये वानस्पतिक हार्मोन है। अगला प्रश्न है कि ग्लेवेनाइजेशन जो है होता है, गैल्वेनाइजेशन होता है। विकल्प है आपका लोहे पर जो है एल्युमिनियम का निक्षेप से, लोहे पर जो है तांबे के निक्षेप से, लोहे पर जो है टीन के निक्षेप से, लोहे पर जो है जस्ते के निक्षेप से। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोहे पर जो है जस्ते के निक्षेप से, ठीक ना, लोहे पर जस्ते के निक्षेप से
निक्षेप से की जो प्रक्रिया होती है वह गैल्वेनाइजेशन होती है। ठीक है, अगला प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कमरे के ताप पर जो है द्रव्य अवस्था में रहने वाले धातु, कमरे के ताप पर जो है द्रव्य अवस्था में रहने वाले धातु का जो है निम्नलिखित में से क्या नाम है, पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मरकरी यानी कि पारा, या फिर कॉपर, या फिर ब्रोमीन, या फिर जस्ता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका पारा। क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा, आप सभी जानते हैं। ठीक है, कमरे के ताप पर रहने वाला कौन सा है, पारा है। ठीक है, अगला प्रश्न कि अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पृथक्करण, या फिर संयोजन, या फिर समानयन, या फिर निष्प्रभावीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निष्प्रभावीकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें जो है ऑक्सीजन को हटाया जाता है कहते हैं, तो वह कौन सी प्रक्रिया है। यही में दिया है आपका विद्युत अपघटन, और या फिर अवकरण, या फिर उत्प्रेरक। तो देखिए इसमें जो है अवकरण यानी कि रिडक्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न करेंगे कि माचिस की जो है डिब्बी में जो है रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्यतः जो है रासायनिक घटक का क्या नाम है। ये पूछ रहा है जो माचिस की डिब्बी होती है उसके सतह पे जब हम लोग क्या करते हैं, तिलियों को रगड़ते हैं, तो उस पर कौन से जो है घटक लगाए जाते हैं, रासायनिक घटक होते हैं। ए में दिया पोटेशियम क्लोरेट, और बी में दिया आपका फास्फोरस, और सी में दिया आपका ग्रेफाइट, डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका फास्फोरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुछ धातु जो है ऑक्साइड, अम्ल और क्षार के जो है साथ अभिक्रिया करके नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के जो है उदाहरण है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण क्या है, तो यहाँ पर दिया CuO और ZnO, या फिर Al2O3 और ZnO, और सी में दिया आपका Al2O3 और CuO, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका Al2O3 और ZnO, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, यानी कि बी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सीमेंट का मुख्य घटक है। किसका पूछ रहा है, सीमेंट का। विकल्प है चूना पत्थर, सिलिका मिट्टी, जिप्सम, या फिर राख। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चूना पत्थर। अगला प्रश्न है कि यदि एक पंख में जो है एक रबड़ की गोंद, ठीक ना, एक लकड़ी की जो है गेंद निर्वात में जो है एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिराते हैं, तो अब यहाँ पे प्रश्न पूछा है, अब उसके कारण पूछ रहा है, तो क्या होगा। ए में दिया है पंख सबसे पहले जमीन पर पहुँचेगा, ये गलत है। दो में दिया है कि रबड़ की जो है गेंद सबसे पहले जो है जमीन पर पहुँचेगी, ये भी क्या है आपका गलत है। और ठीक ना, लकड़ी की जो है गेंद सबसे पहले ज़मीन पर पहुंचेगी, ये भी गलत है। ठीक ना, तीनों एक साथ ज़मीन पर, बिल्कुल यही क्या है, सही है। प्रश्न को फिर से हम लोग देखेंगे, ये डी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर होगा। पूछा है कि यदि एक पंख है, ठीक है, और करे क्या कि एक रबड़ की जो है गेंद है और एक लकड़ी है, ठीक है, तीन चीज़ें हैं, और इसको जो है ध्यान दीजिएगा निर्वात पूछ रहा है, ठीक ना। निर्वात में जो है एक समान जो है ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है। यहाँ निर्वात पर ध्यान देना जरूरी है, ठीक ना। निर्वात में कोई भी रुकावट नहीं होता है, तो जब भी कोई रुकावट नहीं हो, ठीक ना, यानी कि हवा भी जो है माध्यम न हो, तो जब भी गिराइएगा तो तीनों एक साथ क्या होंगे, जमीन पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो डी विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा जो है गैर ओहमिक प्रतिरोध का जो है प्रतिनिधित्व करता है। ये विकल्प देख लीजिए, नाइक्रोम, या फिर तांबा, या टार्च बल्ब, उपरोक्त में से एक से अधिक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टार्च बल्ब। ठीक है, टार्च बल्ब क्या होगा, राइट आंसर होगा। विद्युत धारा फ्यूज किस प्रभाव पर जो है कार्य करता है। फ्यूज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, फ्यूज की बात हो रही है। विकल्प देख लेते हैं। विकल्प है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का जो है तापीय प्रभाव, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव।
अगला प्रश्न कि ओम के नियम की जो है ओम के नियम के जो है सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। तो इसमें से कौन से ध्यान रखने वाली बात है? ए में दिया है एमीटर वोल्ट मीटर को जो है श्रेणी में जोड़ा जाना चाहिए। बी में दिया आपका एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। सी में दिया है आपका एमीटर को समानांतर क्रम में और वोल्ट मीटर को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बी विकल्प क्या होगा? सही होगा। विकल्प बी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। कब? ओम के नियम में यह सत्यापन किया गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। किधर गया क्वेश्चन? हाँ, एक पियानो की जो है पिच कम करने के लिए, अब यहाँ पे प्रश्न क्या दे दिया है? कर के एक पियानो है, उसकी पिच यानी कि जो उसकी तारत्व होती है, तनाव होती है, उसको कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कह रहा है। एक पिच के तनाव को कम करने के लिए अगर देखें तो विकल्प में करे क्या? विकल्प में करे क्या कि मोटे स्ट्रिंग का जो है उपयोग करना चाहिए। बी में दिया है स्ट्रिंग में जो है तनाव बढ़ाना चाहिए। और सी में दिया है स्ट्रिंग की जो है लंबाई कम करनी चाहिए और स्ट्रिंग की तनाव कम करना चाहिए। और ई में दिया एक कोई नहीं है, फिर एक से अधिक। तो देखिए इसका जो आंसर होगा एक से अधिक होगा। ध्यान दीजिएगा क्या होगा? एक से अधिक। अब पूछिए कौन कौन होगा? तो ध्यान दीजिएगा, जब पियानो की जो है पिंच कम किया जाता है तो मोटे स्ट्रिंग का उपयोग कर इसमें होता है। तो इसमें क्या है? ये सही है। और दूसरा जो है इसमें स्ट्रिंग में जो है तनाव को कम किया जाता है। तो यहाँ डी भी क्या है? सही है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? एक से अधिक होगा। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहे क्या कि जब ध्वनि तरंग के रूप में जो है चलती है, जब ध्वनि तरंग जो है तरंग के रूप में चलती है तो इसका राइट आंसर की पूछ रहा है क्या होगा? ए में दिया है माध्यम के कण जो है स्रोत से जो है श्रोता की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। बी में दिया है माध्यम के कण स्थिर रहते हैं। सी में दिया है माध्यम के कण ऊपर नीचे कंपन करने लगते हैं। और डी में दिया है माध्यम के कण जो है अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना जो है ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं। तो इसका राइट आंसर डी विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि माध्यम के कण जो है अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना जो है ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं। तो डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अल्ट्रासोनिक तरंगे हैं, अल्ट्रासोनिक तरंगों के बारे में पूछ रहा है। विकल्प देख लीजिए, 20 किलो हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो है ध्वनि तरंगे हैं और 20 किलो जो है हर्ट्ज से ज़्यादा जो है आवृत्ति ध्वनि तरंगे हैं। 20 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज के बीच जो है आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं, ठीक ना। और डी में दिया आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी विकल्प क्या होगा? सही आंसर होगा। 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की आवृत्ति की तरंगे हैं, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक ना। तो अल्ट्रासोनिक तरंग के बारे में हमने प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न है कि गार है अब कि इसका पूरा नाम देख लीजिए, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, ठीक ना। ये पूछ रहा है कि इसकी विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष है, यानी कि गार की जो है विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन है? विकल्प आपके सामने है। ए में दिया है आपका YV रेड्डी, बी में दिया है श्री कुमार बनर्जी और डी में दिया है क्या आपका पार्थ सारथी सोम और डी में दिया है आपका वायरल रवि। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, पार्थ सारथी सोम। सी क्या होगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतमाला आर्थिक गलियारा परियोजना लक्षित लंबाई है, इसकी मतलब कुल जो है लक्षित लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर या फिर 25,000 किलोमीटर या 26,000 किलोमीटर या फिर 27,000 किलोमीटर? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26,000 किलोमीटर। यानी भारतमाला आर्थिक गलियारा परियोजना की कुल लक्षित लंबाई 26,000 किलोमीटर है। अगले प्रश्न को देखिए, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में जो है ये इसी का पूरा इंग्लिश में शॉर्ट में नाम है, ठीक ना। 8 कोर सेक्टर का जो है संयुक्त भार कितना है? ठीक है, तो इसका पूछ रहा है कि संयुक्त भार कितना है। विकल्प दिया आपका 40.25, बी में दिया है 40.26%, सी में दिया 40.27%, डी में दिया है आपका 40.28%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी विकल्प हो जाएगा 40.27%, यानी कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि IIP में जो है 8 कोर सेक्टर का संयुक्त जो भार है, ठीक ना, वह 40.27% है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दीवाल, ध्यान दीजिएगा,
दीवाल एवं शोध अक्षमता कोड को जो है क्रियाशील किया गया, तो ये कब किया गया? विकल्प दिया है आपका, विकल्प दिया है 2016 में, 2017 में, 2018 में या 2019 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2016 में। अच्छा, डेट अगर पूछ दे तो 28 मई याद रखिएगा। कौन, कितना मई? 28 मई, ठीक ना, ये डेट भी याद रखिएगा। अच्छा, ये जो है आपका दिवाला एवं शोध अक्षमता कोड को क्रियाशील किस मतलब किसके द्वारा पारित किया जाता है, ये भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, ये जो है संसद के द्वारा पारित किया जाता है। किसके द्वारा पारित किया जाता है? संसद के द्वारा पारित किया जाता है। अच्छा, 8 कोर सेक्टर हैं कौन कौन से, ठीक ना, ये भी आपको याद रखना है। अब माफ़ कीजिएगा, पीछे के प्रश्न को हम, हाँ, तो ये जो जितना बताया है वो सब सही है। इसमें 8 कोर सेक्टर पूछा था ना, यहाँ पे 8 कोर सेक्टर। तो 8 कोर सेक्टर के याद रखिएगा, कोयला है और कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी उत्पादन है, उर्वरक स्टील है, ठीक ना, उर्वरक है और स्टील है, सीमेंट है और बिजली है। ये 8 कोर सेक्टर हैं जो हमने ये देखा था। इसमें देख रहे हैं हम, इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2016 ही होगा। और यह डेट आपको याद रखना है 28 मई, ठीक ना, 28 मई। अच्छा, इसको हमने ये भी बताया था कि ये जो है दिवाला एवं शोध अक्षमता कोड को जो है किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो ये किया जाता है, याद रखना है, संसद के द्वारा पारित किया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि किस वर्ष से जो है पूर्व पंचवर्षीय योजना को जो है समाप्त कर दिया गया था? यानी कि पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई और उसके जगह पे कौन सी योजना लाई गई थी? याद रखिएगा, नीति आयोग लाया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 2017 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2017 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये जो पंचवर्षीय योजना है इसमें टोटल जो है 12 योजनाएं चली थी। कितने? 12 योजना। और ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल क्या है? तो याद रखना है 2012 से लेकर के 2017 तक जो है पंचवर्षीय 12वीं पंचवर्षीय योजना की ये कार्यकाल थी। और और 1 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का गठन किया गया था, ठीक ना, जो 15 वर्षों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। चलिए, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? कमेंट करके बताइए आप, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार के जो है गैर योजना व्यय के जो है बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक ना, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय, यानी कि गैर जो व्यय होती है, खर्च होती है, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि ए विकल्प देखते हैं। ए में दिया है आपका व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर होता है, व्यय कृषि पर होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए विकल्प, व्यय जो है ब्याज भुगतान पर होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है, यानी कि कौन जो है एक संघीय बजट 2000 डेट आपको याद रखना है, 2022-23 के जो है 4 स्तंभों में सम्मिलित नहीं था, ठीक ना। प्रश्न एकदम क्लियर हो गया होगा, सम्मिलित नहीं था, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए में दिया आपका आय कर की जो है दरों में परिवर्तन, बी में दिया आपका जलवायु, सी में दिया है पीएम शक्ति योजना, डी में दिया उत्पादकता। तो 2022-23 के जो है 4 स्तंभों में जो है आय कर की जो है दरों में परिवर्तन ये बजट में नहीं था, ठीक ना। यानी कि विकल्प ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा, संघीय बजट जो है 2022-23 में 4 जो मतलब स्तंभ थे, ये कौन कौन से थे? तो याद रखिएगा, ये तो जलवायु थे, पीएम शक्ति योजना था, उत्पादकता था, और इसके अलावा जो है समावेशी विकास था। क्या था? याद रखिएगा, समावेशी विकास था। तो ये चीज़ें याद रखना है आपको, ठीक ना। चलिए, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस भारतीय राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र में जो है डोगरी भाषा बोली जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही देता है, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ विकल्प देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, डी विकल्प, जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ये डोगरी भाषा जो है हमारे जो 8वीं अनुसूची है, उस 8वीं अनुसूची में डोगरी भाषा को कब शामिल किया गया था? तो याद रखना है आपको, 2003 में ये शामिल किया गया था। कब? 2003 में जो है इसको 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। यानी कि जो 22 भाषा की लिपि है, उस लिपि में डोगरी भाषा को भी जो है शामिल किया गया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है, ये जो डोगरी है ये इसकी लिपि क्या है? तो इसकी लिपि टाकरी याद रखना है।
क्या है इसकी लिपि? टाकरी है। और टाकरी से ही जो है गुरुमुखी लिपि उत्पन्न हुई है। गुरुमुखी जो है, गुरुमुखी लिपि क्या है? टाकरी से ही उत्पन्न हुई है। और गुरुमुखी लिपि किसकी लिपि है? आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ जो है कब हुआ था? चुनावी बॉन्ड योजना का जो है शुभारंभ कब हुआ था? तो इस विकल्प दिया आपका जनवरी 2018 और अप्रैल 2018, अप्रैल 2019, दिसंबर 2019। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जनवरी 2018। इसका क्या होगा? सही आंसर होगा चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ जो है जनवरी 2018 में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत में, ठीक ना, भारत में राजनीतिक दलों का जो है पंजीकरण निम्नलिखित, ठीक ना, प्रावधानों में से जो है किसके अनुसार किया जाता है? तो किसके अनुसार? लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951, चुनाव आयोग अपनी बैठकों की कार्यवाही में, या फिर राजनीतिक मामलों पर जो है कैबिनेट समिति, या भारत की जो है संसद। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए विकल्प हो जाएगा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। यानी कि भारत में जो है राजनीतिक दलों का पंजीकरण जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। ए.एस. आनंद 1990 के दशक के जो है अंत में किस पद पर कार्यरत थे? साफ एकदम स्पष्ट क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? 1990 के दशक में ए.एस. आनंद जो थे किस पद पर कार्यरत थे? विकल्प आपके सामने है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सतर्कता आयुक्त, या फिर महान्यायवादी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, ठीक ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। तो इतने भी पीछे जा करके प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए जो है जो मुख्य पद पर नियुक्त व्यक्ति हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए और अपने टेबल पर जरूर रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो है नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? ए में दिया है राष्ट्रपति, बी में दिया प्रधानमंत्री, सी में दिया वित्त मंत्री, और डी में दिया है आपका संघ लोक सेवा आयोग। कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो है किस मामले में संभावित जो है अधिनिर्णय, ठीक ना, अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया है? इसमें क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए, केहर सिंह बनाम भारत संघ ये भी नहीं होगा, और मिनर्वा मिल्स ये भी नहीं होगा। सीधे हम बता देते हैं आपको, ठीक ना, ये हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ठीक ना, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। अच्छा, यहाँ सी में देख लीजिए, सी विकल्प क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विकल्प, राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लीजिए। 51 से हम लोग रैपिड फास्ट करेंगे। रैपिड फास्ट में है प्रश्न और उत्तर, ठीक है। चलिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है इनमें से कौन सर्वोच्च है? विकल्प आपका सामने है, आंसर इसका होगा आपका बी, संविधान। ठीक है, प्रश्न क्या था? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सर्वोच्च है? तो संविधान क्या है? सर्वोच्च है। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक शब्दावली में जो है शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? शून्यकाल में जो है, चूंकि शून्यकाल का मतलब समाप्त होता है, लेकिन यहाँ जो है राजनीतिक काल में भारत में जो है शून्यकाल का अर्थ दूसरा होता है, और वह होता है आपका प्रश्न उत्तर सत्र। ये निश्चित नहीं है, ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न यह है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो ये 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? यह यानी कि आर्टिकल 14 में जो समानता का अधिकार की बात की गई है, यह किस देश से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प बी, ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है भारतवर्ष में विधि की शून्यता का जो है कौन सा पहलू पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि न्यायपालिका विवादित कार्यपालिका आदेश, या फिर जो है विधायी उपायों को जो है पूर्णतः या फिर उसके भागों को शून्य घोषित कर सकती है। ये क्या है? ये भी सही है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बी नंबर भी क्या होगा? सही होगा। एक
संविधि पूर्णतः या फिर आंशिक रूप से शून्य घोषित की जा सकती है, ये भी सही होगा। एक शून्य विधि को जो है संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य के द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है, ये भी सही होगा। कहने का मतलब है विकल्प डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक से अधिक यानी कि ए बी सी ये क्या है, सही आंसर है। अगला प्रश्न कि संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के उन्मूलन को जो है सुनिश्चित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। कमेंट करके बताइए आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 किससे संबंधित है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चीन ने जो है सक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य के जो है आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार का दावा किया है। यह दावा करते हुए कि विवादित क्षेत्र है और वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। अब ये वन्य जीव अभयारण्य पूछ रहा है, ठीक है। सक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य इसके पूछ रहा है कि ये किस राज्य में है, कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भूटान में है। कहाँ है, भूटान में है। भूटान के क्षेत्र पे ही ये दावा कर सकता है, ठीक ना। अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है सही सुमेलित नहीं है, ठीक ना। बाकी जो है आपका सब सुमेलित है। तो देखिए यहाँ पे जो है नैनार जो है यह सही सुमेलित नहीं, ये कह रहे हैं कि मतलब ये सब एक क्या दिया हुआ है, वन्य जीव अभयारण्य का नाम दिए। तो नैनार वन्य जीव अभयारण्य जो है यह छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये है आपका केरल में, ठीक है, याद रखिएगा केरल में है। बाकी जो है मोकाम्बिका ये कर्नाटक में है, डालमा ये झारखंड में है, कोटीगांव ये गोवा में है। ये सभी वन्य जीव अभयारण्य के सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है समुद्री जैव विविधता के जो है दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनद मुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जो है जंगल और समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ और नमक दलदल मैंग्रोव के जो है साथ 21 द्वीप शामिल हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर में आता है, यह बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, यानी बी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, कह रहे क्या देहरादून में, ठीक ना, देहरादून प्रश्न क्या है, देहरादून में जो है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो है स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये स्थापना हुआ था आपका 1906 में हुआ था, 1906 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से जो है सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में जो है चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, किस जिले में स्थित है। तो यह जिला कौन सा है, याद रखिएगा कोरापुट यह क्या है, जिला है। अगला प्रश्न है कि इकोसिस्टम में जो है बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अपघटन के रूप में, बी विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनांकिकी में जो है लिंग अनुपात का संदर्भ है। तो लिंग अनुपात का संदर्भ क्या होगा, प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं का अनुपात, सी विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नवीनतम जो है जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या होगी। तो याद रखिएगा कमी का जो है रुख दिखाती है, यह किसकी रुख दिखाती है, कमी की रुख दिखाती है, यानी कि नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जो है जनसंख्या की औसत वार्षिक दर जो है कमी के रुख को दिखाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से जो है किस में 2011 में जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। 2011 यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो राज्य पूछ दिया है यहाँ पे, तो ये होगा आपका बिहार हो जाएगा। वहीं 2001 की जनगणना के अनुसार पूछता तो बताए थे आपके पीछे प्रैक्टिस सेट में कौन सा राज्य होगा, कमेंट करके बताइए 2001 की अगर जनगणना के अनुसार पूछे तो कौन सा राज्य होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए। दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है, अमेजन नदी है, ठीक ना। दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है, अमेजन नदी है, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है। तो किस परास में दिखता है, याद रखिएगा 400 से लेकर के 780 नैनोमीटर के परास में दिखता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। तो सौरमंडल का भाग कौन नहीं है, ध्यान रखिएगा निहारिका जो है ये सौरमंडल का भाग नहीं है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, ये सब क्या है, सौरमंडल का भाग है, ठीक है। अगला प्रश्न को देख लीजिए, सूर्य ग्रहण जो है कब होता है। सूर्य ग्रहण पूछ रहा है, चंद्र ग्रहण नहीं पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा के बीच में हो तो सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है कि
टफ किससे संबंधित है, पूछ रहा है टफ जो है किससे संबंधित है, तो टफ ज्वालामुखी राख से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, ज्वालामुखी राख से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जो है विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले जो है 38 वर्षों में पहली बार फूटा हुआ है, यानी सक्रिय हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा मौना लोआ। अब कमेंट करके बताइए कि मौना लोआ जो है यह किस देश में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है विशेषता ज्वालामुखी उत्पाद की है। ज्वालामुखी उत्पाद यानी कि तुरंत ज्वालामुखी से उत्पन्न होने वाले कौन सा उत्पाद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ढलान। जब ज्वालामुखी उत्पन्न होती है तो ढलान पहले बनता है, इसलिए क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। चूँकि लावा राख भी निकलता है लेकिन विकल्प में आपका नहीं है, तो बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, बाकी जो विकल्प दिया है ये सब बाद की घटना है, ये ध्यान रखिएगा। 73 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, करे क्या कि भारत का जो है कौन सा बंदरगाह पाल घाट दर्रे के द्वारा जो है आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा होता है। तो याद रखिएगा कोची इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी विकल्प हो जाएगा। भारत में ज्वारीय एवं तरंगीय ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पाया जाता है आपका खंबात की खाड़ी में। प्रश्न को फिर से देखिए, भारत में ज्वारीय एवं तरंगीय यानी कि तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है अधिक अनुकूल परिस्थितियां जो है खंबात की खाड़ी में पाई जाती है। भारत के निम्नलिखित कथन में देखें तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट को जो है पूर्ण रूप से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित करना है। तो पश्चिम दिशा में व्यवस्थित करने के लिए जो है पहले हम लोग क्या लिखेंगे, दो में, ठीक ना, नाम रूप, उसके बाद से है ओबरा, उसके बाद से है परीक्षा, और तब होगा आपका चौथे स्थान पर जो होगा आपका कोटा। यानी कि इन सभी थर्मल पावर प्रोजेक्ट को जो है अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ व्यवस्थित करते हैं तो विकल्प सी राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए, किस शहर में जो है प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था। किस शहर में किया गया था, याद रखिएगा इसमें से क्या आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, हैदराबाद या फिर मुंबई, या पुणे। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ध्यान दीजिए, इनमें से कोई नहीं होगा, ई विकल्प हो जाएगा, कोई भी नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जलप्रपात और नदी निम्नलिखित जोड़ों में से जो है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, इसमें से जो आंसर हो जाएगा आपका एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि लीखा पानी जो है हिमनद भारत के जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये अरुणाचल प्रदेश आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से जो है उत्तर दिशा में नहीं मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन नहीं मिलती है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक ना, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 1859 में जो है भारतीय उत्प्रवास अधिनियम के जो है निर्धारण किया था कि अब इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा बागान श्रमिकों को जो है बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी, ठीक ना। यानी कि 1859 के जो है भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने जो है निर्धारित किया था कि बागान श्रमिकों को जो है बिना अनुमति के चाय के बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। अगले प्रश्न को देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहे क्या कि 1917 ईस्वी के जो है चंपारण सत्याग्रह से जो है कौन संबंधित नहीं है, ठीक ना। तो कौन संबंधित नहीं है, याद रखिएगा इसमें राम मनोहर लोहिया, ये 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। वहीं जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, ये सब इससे सम्मिलित हैं, चलिए संबंधित हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था। हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाला व्यक्ति कौन है, तो दादा भाई नौरोजी, ठीक ना। अब कमेंट करके बताइए दादा भाई नौरोजी की एक प्रसिद्ध कृति कौन सी है। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती, क्या होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, अक्टूबर 1937 में जो है वर्धा सम्मेलन में किस शैक्षिक दृष्टिकोण को जो है समर्थन किया गया था। किस शैक्षिक दृष्टिकोण का जो है समर्थन किया, कब, अक्टूबर 1937 में जब वर्धा सम्मेलन हुआ था तब की बात पूछा जा रहा है।
यहाँ ध्यान दे दीजिएगा, व्यवहारिक शारीरिक श्रम के साथ जो है एकीकृत स्थानीय भाषाओं में शिक्षा की वकालत की गई थी। तो ये विकल्प क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि 1817 में जो है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये किसने किया था, याद रखिएगा आप, डेविड हेयर ने की थी। किसने की थी? डेविड हेयर ने की थी। इनमें से कौन जो है देवबंद स्कूल से जुड़ा नहीं था? कौन देवबंद स्कूल से नहीं जुड़ा था? याद रखना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली। बाकी जो है मोहम्मद कासिम नौतवी ये इसमें शामिल थे, और अब्दुल रशीद गंगोही और मोहम्मद उल हसन, ये सब जो है आपका देवबंद स्कूल से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है किस मुगल बादशाह को जो है वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में जो है दाखिल नहीं होने दिया था? तो किसको दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय को। किसने? शाह आलम द्वितीय को नहीं दाखिल करने दिया था। कौन? मुगल बादशाह। प्रश्न पूछा है किस मुगल बादशाह को जो है वजीर गाजीउद्दीन ने जो है दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय को। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने जो श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 को। ये डेट याद रखिएगा। सन तो सभी में दिया है, लेकिन डेट आपको याद रखना है 22 अक्टूबर 1764 को। अब है कि मत्स्येंद्र नाथ के द्वारा जो है स्थापित संप्रदाय का नाम जो है क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? योगिनी कौल। योगिनी कौल, ये आप नाम याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निर्गुण स्कूल का बड़ा समर्थक था। निर्गुण जो है स्कूल के कौन समर्थक थे? ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कबीर थे, चूंकि ये निर्गुणवादी कवि थे। ठीक ना। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित भक्ति कालीन संतों में से जो है कौन कृष्ण का आराधक नहीं था? कृष्ण का आराधक कौन नहीं था? तो कबीर जो है यह आराधक नहीं थे, लेकिन मीराबाई, चैतन्य और सूरदास ये श्री कृष्ण के आराधक थे। अगला प्रश्न कि स्वप्नवास व दत्ता के लेखक कौन है? तो स्वप्नवास व दत्ता के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भास। क्या हो जाएगा? भास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संगम युग में जो है उरयूर किस लिए विख्यात है? उरयूर जो है किस लिए विख्यात है? कब की बात पूछा जा रहा है? संगम युग की बात पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र था, इसलिए क्या था? प्रसिद्ध था, यानी कि यह विख्यात था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राजवंशों में से जो है किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? किसका? विकल्प के आधार पर बताइए। तो कदम्ब जो है इनका संगम साहित्य में उल्लेख नहीं मिलता है। चेर, चोल, पांडे इनका उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है कि संगम काल में जो है तमिल में महाभारत किसने लिखी है? तो ये जो है विल्लीपुतुर, नाम थोड़े से टेढ़ा है, विल्लीपुतुर क्या होगा? इसका सही नाम होगा। ठीक ना। अगला प्रश्न है कि भूमि अनुदान जो है किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मण हो जाएगा। ब्राह्मणों को ये दिया गया था जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राचीन काल में जो है भूमि कर नहीं था? तो भूमि कर इसमें से कौन नहीं था? देखिए पेठ जो है ये भूमि कर नहीं था। भाग और ऊर्ध्वंग और भोग ये जो था ये भूमि कर था, लेकिन पेठ जो है ये भूमि कर नहीं था। चलिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न को देखते हैं। कौन सा जो है पूर्व मध्यकालीन भारतीय समाज जो है व्यापार स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए जो है प्रसिद्ध था? तो यह था आपका चोल। कौन था? चोल था। इस तरह से हम लोग का प्रैक्टिस सेट 17 समाप्त होता है। अब देखते हैं हम लोग आगे प्रैक्टिस सेट।